हेलो एवरीवन, लीगल कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो एसआरए का पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने सेक्शन 25 तक डिस्कशन कराया और आज के लेक्चर में उसके आगे प्रोसीड करेंगे, यानी सेक्शन 26 से और सेक्शन 44 तक इस पर आज का लेक्चर होगा। तो आज लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं पार्ट 1 में एक सिली मिस्टेक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताया था कि सेक्शन 6 में जो एसआरए एक्ट का है, जो कहता है कि अगर किसी पर्सन को रॉन्गफुली तरीके से डिस्पोजेस किया गया है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से, और वो पर्सन अगर अपने पोजेसन को फिर से पाना चाहता है तो वो सूट फाइल करता है। और जब सूट फाइल करता है तो अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर या कोई डिक्री पास किया है तो ऐसी कंडीशन में उस ऑर्डर और उस डिक्री की ना तो कोई अपील होगी और ना ही कोई इसका रिव्यू होगा। लास्ट लेक्चर में हमने रिव्यू की जगह रिवीजन कहा था, इसलिए आप इसको करेक्ट कर लेंगे कि ना कोई अपील होगी और ना ही कोई रिव्यू होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 26 से। यहाँ पे देखेंगे कि जो चैप्टर 3 है वो किसके बारे में डिस्कशन करता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी जो लिखतों का संशोधन जो होता है, परिशुद्धि होती है, उसके बारे में ये डिस्कशन किया जाएगा इसमें। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान है कि जैसे इस चैप्टर में केवल 26 को ही डील किया गया है, तो कभी कभी क्वेश्चन प्री के एग्ज़ाम में चैप्टर बेस्ड भी आ जाते हैं कि किस चैप्टर में किस टॉपिक को डील किया गया। इसलिए आप जब भी तैयारी करेंगे, चाहे वो प्री का हो या मेंस का, तो हर उन पहलुओं पर भी आपको ध्यान देना है जो क्वेश्चन आपके माइंड में है कि वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि सेक्शन 26 को में दिया है कि व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड, यानी कि जो लिखत है वो उनका संशोधन, उनका परिशोधन कब किया जा सकता है, ये प्रश्न है। आखिर वो कौन सी कंडीशन है कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है उसमें कब परिशुद्धि की जा सकती है, जिसके बारे में 26 में दिया गया है। तो यहाँ पे देखना है कि जैसे कोई भी पार्टीज़ है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्टीज़ क्या करता है, फ्रॉड से या म्यूचुअल मिस्टेक से, यानी वो कपट करता है या कोई उनमें पारस्परिक भूल होती है। कब करते हैं ऐसी भूल या कपट, जब वो या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं राइटिंग में, यानी कोई लिखित में संविदा करते हैं पहली बार, या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करते हैं, या कोई और अन्य जो है लिखत करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया गया अगर कोई अन्य लिखत है यानी अदर इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में दिया है कि दैट इज़ नॉट वेइंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, यानी वो किसी कंपनी के संगम अनुच्छेद से संबंधित नहीं है होना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या चीज़ है होना चाहिए। पहली बात यहाँ आप जानिए कि किसी लिखत में परिशोधन के लिए क्या ज़रूरत होती है कि पार्टीज क्या करते हों, कोई या तो वो कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट करते हों, या फिर वो क्या करते हैं कोई अदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करते हों, और उस दौरान वो क्या करते हैं, कोई फ्रॉड करते हों, कपट करते हों, या कोई म्यूचुअल मिस्टेक करते हों, या कोई पारस्परिक भूल करते हों। और इसके नाते क्या होता है, इसके नाते जो उस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, जो उसका जो रियल इंटेंशन है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, यानी जो इंस्ट्रूमेंट में जो उनका वास्तविक आशय है वह क्या हो जाता है, वो अभिव्यक्त नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रेक्टिफिकेशन का डायरेक्शन देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके लिए कौन लोग हैं जो किसी इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, वाद ला सकते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं, यहाँ पे इस बात को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि ऐसे कौन से लोग होंगे, आइदर पार्टी, यानी कि कोई भी पक्षकार
दूसरा दे रहा है और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, यानी कि उस पक्षकार के कोई हित प्रतिनिधि हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो रेक्टिफाई के लिए सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। ठीक है। तीसरे में दिया है बी क्लास जो है, उसमें क्या कहता है कि द प्लेंटिफ में इन एनी सूट इन विच एनी राइट अराइजिंग अंडर द इंस्ट्रूमेंट इज इन इश्यू क्लेम हिज प्लीडिंग। अब देखिए यहाँ पे पहले तो हमने ये समझ लिया कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो किसी इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए सूट फाइल करेंगे। वो तो पता हो गया कि या तो वो कोई पार्टी होगा या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है। यहाँ बी क्लॉज में दे रहा है कि अगर जो प्लेंटिफ है यानी जो वादी है वो क्या होगा, वो उसको लगता है कि और भी कोई ऐसा राइट है जिसका उस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ, कोई ऐसा अधिकार जो उत्पन्न होता है। ठीक है। और वो क्या है, विवाद्य है, फैक्ट इन इश्यू है। कोई ऐसा अधिकार जो वादी को लगता है कि वो क्या है, उस संविदा के द्वारा उत्पन्न हुआ है और वो विवादक है, फैक्ट इन इश्यू है, तो उसके बारे में क्या कर सकता है कि वो उठाया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात हो गई। अब यहाँ पे तीसरे क्लॉज में क्या कह रहा है, सी क्लॉज में क्या कह रहा है कि ए डिफेंडेंट इन एनी सच सूट एज रिफर टू द क्लॉज बी मे इन एडिशन टू एनी अदर डिफेंस ओपन टू हिम आस्क फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, अब यहाँ पे इसी क्लास में कह रहा है कि जो डिफेंडेंट है यानी जो प्रतिवादी है उसको क्या है कि वो जैसा कि क्लास बी में मेंशन किया गया, रेफर किया गया है, ठीक है, कि वो भी कोई एडिशन माने कोई एक्स्ट्रा डिफेंस लेना चाहता है, कोई एक्स्ट्रा डिफेंस लेना चाहता है, किस लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, तो वो भी क्या कर सकता है, ऐसा एक्स्ट्रा एडिशनल डिफेंस ले सकता है और रेक्टिफिकेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरे क्लॉज में ये दिया गया है कि एनी सूट इज़ फाइल्ड अंडर द सब सेक्शन 1, यानी कि रेक्टिफिकेशन के लिए सेक्शन 26 के क्लास फर्स्ट के तहत कोई सूट फाइल किया गया। किसके लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए, यानी कि लिखित में संशोधन के लिए, परिशोधन के लिए अगर कोई भी सूट फाइल किया गया, कोई वाद लाया गया है, उस कंडीशन में क्या होगा। तब यहाँ पे प्रश्न है कि क्या कोर्ट की क्या ड्यूटी, क्या कोर्ट ऐसे सूट पर रेक्टिफाई का ऑर्डर दे देगा, डायरेक्शन दे देगा या नहीं देगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि जो दूसरा क्लास है वो कोर्ट को कौन सा पावर देता है, डिस्क्रेटरी पावर देता है, यानी विवेकी अधिकार है। कोर्ट जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा कि वास्तव में जो पार्टी हैं उन्होंने क्या किया है, कोई फ्रॉड किया है या कोई म्यूचुअल मिस्टेक किया है, जिसके नाते उस इंस्ट्रूमेंट का जो रियल इंटेंशन है, जो वास्तविक उद्देश्य है, वो कहीं न कहीं उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं है, अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट रेक्टिफिकेशन का डायरेक्शन दे सकता है। तो वही बात यहाँ पे दिया है कि एनी सूट इज फाइल्ड अंडर द सब सेक्शन 1 court finds such instrument fraud or mutual mistake does not express the real intention of the parties the court में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मे वर्ड दिया, मे मतलब क्या है, ये डिस्क्रेटरी पावर कोर्ट का है, विवेकी अधिकार है, चाहे तो करे या चाहे तो ना करे। यानी अगर ये मैंडेटरी होता, अगर यहाँ पे सेल होता तो कोर्ट को ऐसा करना आवश्यक होता, मैंडेटरी होता, लेकिन यहाँ पे मे वर्ड यूज हुआ, यानी कि कोर्ट को सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई है। तो ऐसी कंडीशन देखिए क्या दिया है कि कोर्ट में डायरेक्ट क्या दिया, रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वो रेक्टिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट में करने के लिए क्या कर देगा, डायरेक्शन देगा, निर्देश देगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक केस भी बहुत लैंडमार्क केस है। देखिए, इस सेक्शन पे केस बहुत कम मिलेंगे आपको, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक लैंडमार्क केस बता रहा हूँ जिसको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन मेंस में भी काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं
और प्री में भी बने हुए हैं। और आपको एसआरए को जो जो सेक्शन मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले कहा कि मैं आपको केवल इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर ही डिस्कशन कराऊंगा। बाकी मैंने आपके लिए प्री मेंस के लिए दोनों के लिए आपको सेक्शन को क्या कर दिया है, ट्रिक लगा दिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा सेक्शन प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है। तो ये केस का नाम है कि जोसेफ जॉन पीटर सैंडी वर्सेस वेरोनिका थॉमस। फिर से बता रहा हूँ, कौन सा केस का नाम है, जोसेफ जॉन पीटर सैंडी वर्सेस वेरोनिका थॉमस का केस है। और ये केस 2013 का केस यानी 2013 का केस है। सुप्रीम कोर्ट में ने इसमें यही लॉ सेटल्ड किया है, यह एक विधि का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है कि कोर्ट तभी किसी इंस्ट्रूमेंट में रेक्टिफिकेशन करेगा जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि दोनों पार्टीज़ में किसी एक ने क्या किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग करते समय कोई फ्रॉड किया है, या फिर उनके द्वारा कोई म्यूचुअल मिस्टेक हुई है, ठीक है, जिसके नाते क्या होता है, जिसके नाते उस जो कॉन्ट्रैक्ट का जो रियल इंटेंशन है, जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करने का रियल इंटेंशन है, वो क्या है, वो उसे पता नहीं चल पा रहा, एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा, उस इंस्ट्रूमेंट के रेक्टिफाई करने का डायरेक्शन देगा। अब चैप्टर 6 को देखते हैं, क्योंकि बीच में जो सेक्शंस हैं उनको आप खुद देखेंगे और वो बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं वही उन्हीं सेक्शंस को डील करूंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब चैप्टर 6 में दिया है कि डिक्लेरेटरी डिक्री के बारे, यानी जो घोषणात्मक डिक्रियां हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया, उनके बारे में प्रोविजन बनाया गया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे प्री के क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। पहली बात तो पूछ सकता है कि अंडर व्हिच चैप्टर द प्रोविजन रिलेटेड टू डिक्लेरेटरी डिक्रीज आर मेंशन्ड। तो आपका क्या होगा आंसर, चैप्टर 6, यानी कि अध्याय 6 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान किया गया है, घोषणात्मक डिक्रियों के बारे में। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें जानिएगा। और इसमें केवल 2 ही सेक्शन दिया गया था, सेक्शन 34 और सेक्शन 35। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन कौन सेक्शन है, 34 और 35, 2 ही सेक्शन का है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आखिर कोर्ट जो है किन कंडीशन में क्या करता है कि डिक्लेरेटरी डिक्री पास करता है, आखिर वो कौन सी कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन जो क्या है, किस बात के लिए इंटाइटल है, जो हकदार है कि एनी लीगल कैरेक्टर और एनी राइट, मतलब जिसकी कोई विधिक हैसियत या अधिकार के बारे में वो क्या करना चाहता है, घोषणा प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। वो डिक्लेरेशन चाहता है, कोर्ट इसके बारे में डिक्लेयर कर दे कि वही व्यक्ति, उसी की वो विधिक हैसियत है और वही व्यक्ति, उस व्यक्ति का उस संपत्ति पर अधिकार है, ठीक है। तो किस कंडीशन में है, वो क्या कर सकता है, वो ही में इंस्टीट्यूट ए सूट अगेंस्ट एनी पर्सन। लेकिन वो किसके खिलाफ सूट फाइल करेगा, क्योंकि अभी तो मामला स्टार्ट हुआ नहीं है, तो उस ऐसे पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल करेगा, ठीक है, हु डिनाइंग और इंटरेस्टेड टू डिनाई, जो या तो किसी बात को इनकार कर रहा है या इनकार कर सकता है, इनकार करने में उसका क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। टू सच करेक्टर आर राइट एंड, अब देखिए, अब यहाँ पे कोर्ट की पावर आई। पहली बात तो यहाँ पे एक बार और समझा देते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रॉपर्टी में कोई उसका लीगल कैरेक्टर है, विधिक हैसियत का हकदार है, या कोई ऐसे अधिकार का वो उसे हक है, अधिकार है, तो ऐसी कंडीशन में वो कोर्ट में उस पर्सन के विरुद्ध जो उस अधिकार से या विधिक हैसियत से उसको क्या करता है, इनकार करता है, प्रत्याख्यान करता है, या उसका प्रत्याख्यान करने का इरादा है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में सूट फाइल करेगा कि कोर्ट उस अधिकारों और उसकी विधिक हैसियत को डिसाइड कर दे, ताकि फ्यूचर में जो डिस्प्यूट क्रिएट होने की संभावना है वो ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि कोर्ट के पास क्या पावर है। यहाँ देखिए दिया है कि द कोर्ट में डिक्लेयर,
यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, ये सेक्शन 34 में भी जो कोर्ट को पावर दी गई है किस बात के लिए कि वो डिक्लेरेटरी डिक्री पास करे, यहाँ पर भी कोर्ट को विवेकी अधिकार दिया है, डिस्क्रेटरी पावर दिया गया है। कैसा, किस बात के लिए? द कोर्ट में डिक्लेयर ही इज सो इंटाइटल एंड द प्लेंटिफ नीड नॉट इन सच सूट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट दे दिया गया है कि न्यायालय को तो यहाँ पे अधिकार है, विवेकी अधिकार दिया गया है कि वो जो प्लेंटिफ है उसके क्या है, उसके अधिकार को क्या कर दे, वो डिसाइड कर दे, ठीक है। और उसके बाद दिया है कि अगर उसने यहाँ पे देखिए दिया है कि प्लेंटिफ नीड नॉट इन सच सूट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ, लेकिन जो प्लेंटिफ है, जो वादी है, उसको आप अपने उन अधिकार के अलावा कोई फर्दर रिलीफ मांग करने की, डिमांड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी उस अपने केवल उन अधिकारों और विधिक हैसियत के बारे में ही वो क्या कर सकता है, कोर्ट से रेमेडी रिलीफ ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रोवाइडेड की दिया गया है, यहाँ पे परंतुक दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस प्रोवाइजो में कहा गया है कि नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन where the plaintiff being able to seek further relief than a mere declaration of title omits to do so। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो न्यायालय है, कोर्ट है, वो क्या करेगा, यहाँ पे देखिए दिया कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन Where the plaintiff being able, जहाँ पे प्लेंटिफ किसी और रिलीफ को, यानी जो टाइटल है, यानी जो हक है, उसके अलावा अगर कोई रिलीफ पाने का हकदार है, पाने में समर्थ है, यानी उसको उस हक को मांगना चाहिए था, उस रिलीफ को मांगना चाहिए था, लेकिन वो मांगने में लोभ करता है, ओमिट करता है, तो वहाँ पे कोर्ट जो है क्या करेगा, उस जिस अनुतोष को, जिस रिलीफ को नहीं मांगता है प्लेंटिफ, उसको वो रिलीफ नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शैल वर्ड दिया गया है, यानी कि ये कोर्ट के लिए मैंडेटरी है। यहाँ पे मे नहीं दिया, शैल वर्ड दिया है, यानी कि अगर प्लेंटिफ ने इस टाइटल के अलावा कोई फर्दर रिलीफ की डिमांड नहीं किया है तो कोर्ट वहाँ पे उस फर्दर रिलीफ को क्या करेगा, वो प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली जो है ये इसका प्रोवाइजो दिया गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया गया, स्पष्टीकरण दिया गया, क्लियर किया गया। क्या दिया गया है कि आखिर ट्रस्टी, किसी प्रॉपर्टी का जो ट्रस्टी होता है, क्या जो ट्रस्टी है किसी प्रॉपर्टी से उसका इंटरेस्ट है, जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या माना जाएगा, ए ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी इज़ ए पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई, यानी कि जो ट्रस्टी है किसी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, उसे भी माना जाएगा कि वो उस प्रॉपर्टी में क्या है, वो ऐसा पर्सन है जो उसके हैसियत को, उसके राइट को डिनाई करने वाला व्यक्ति है। यानी कि ट्रस्टी के अगेंस्ट भी डिक्लेरेटरी डिक्री पास की जा सकती है। इस एक्सप्लेनेशन का ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेक्शन 34 का ये एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। यानी ट्रस्टी के खिलाफ भी वो डिक्लेरेटरी डिक्री पास की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि ये जो सेक्शन 35 में दिया है कि क्या दिया है कि इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, यानी कि उसका, उस डिक्री का, उस डिक्लेरेशन का इफेक्ट क्या होगा, उस घोषणा का प्रभाव क्या होगा, यानी किन पार्टी पर वो डिक्लेरेशन एप्लीकेबल होगा, लागू होगा, किन पर लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे सेक्शन 35 में इस बात को दिया गया है, क्लियर कट बताया गया है। क्या दिया गया है कि किस पर लागू होगा, जो वाद के पक्षकार हैं, यानी पार्टी ऑफ एनी सूट, जो किसी पार्टी क्या है, पार्टी है किसके, किसी सूट के पार्टी हैं, कोई पक्षकार हैं। दूसरा, या ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे उनका कोई हक उत्पन्न हुआ है, उनका क्या उत्पन्न हुआ है, उनका कोई ऐसा अधिकार उत्पन्न हुआ, कोई ऐसा राइट एराइज होता है, ठीक है। वो लोग भी क्या कर सकते हैं, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर भी ये डिक्लेरेटरी डिक्री का इफेक्ट होगा। यानी कि ऐसे लोग, ऐसे
पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू देम, यानी जो उनके द्वारा कोई हक प्राप्त करते हैं, कोई अधिकार उत्पन्न होता है, उनके अगेंस्ट भी ये क्या होगा, ये उनके ऊपर भी लागू होगा। तीसरा दे रहा है कि कोई पक्षकार जो न्यासी है, यानी कि एनी पार्टी हु इज़ ट्रस्टी, तो उसको कब होगा, घोषणा की तारीख पर, यानी कि जिस दिन ये डिक्लेरेटिव डिक्री पास की जाती है, जिस डेट पे, अगर उस डेट पर वो उनका एग्जिस्टेंस है, तो वो डिक्लेरेटिव डिक्री ऐसे ट्रस्टी पर भी लागू होगी, उनकर भी वो क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। ये मेन बेसिकली 35 में ये 3 लोगों के ऊपर दिया गया है कि इनके ऊपर भी सेक्शन 34 का जो ऑर्डर होगा, जो डिक्लेरेटिव डिक्री जो पास होगी, वो इन पर भी लागू होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सेक्शंस जो हैं वो जैसे पार्ट 3 है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये सारे को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि पार्ट 3 में क्या दिया गया है, प्रिवेंटिव रिलीफ के बारे में दिया गया है, यानी जो निवारक अनुतोष होते हैं उनके बारे में दिया गया है, ठीक है। इसी को चैप्टर में डिवाइड किया गया है। कहाँ से कहाँ तक डिवाइड किया गया है, ये इंजंक्शन जनरली, यानी व्यादेश साधारणतः, यानी चैप्टर 7 किसके बारे में बात करता है, इंजंक्शन के बारे में बात करता है, व्यादेश के बारे में बात करता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि व्हिच chapter of SRA talks about the injunction, your answer would be that is chapter 7। इसको आप याद रखिएगा कि अध्याय 7 में व्यादेश के बारे में SRA एक्ट में प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया। तो पहली बात यहाँ पे ये समझना है कि इंजंक्शन क्या होता है, व्यादेश होता क्या है, ठीक है। तो व्यादेश बेसिकली कोर्ट का एक डिस्क्रिएटिव पावर होती है, यानी विवेकी शक्ति होती है, ठीक है। किस बात के लिए, इसके द्वारा कोर्ट क्या ऑर्डर करता है कि जो पार्टी है, यानी जो पक्षकार है, उससे ये अपेक्षा की जाती थी कि क्या अपेक्षा की जाती है कि या तो वो कोई काम क्या करे या फिर वो कोई काम ना करे, यानी किसी काम को ना करने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए, दोनों में से किसी एक बात के लिए क्या करता है कोर्ट, इंजंक्शन ग्रांट करता है, व्यादेश जारी करता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में ये देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया व्यादेश क्या होता है, ठीक है। अब SRA का जो सेक्शन 36 है वो क्या किसकी बात करता है, वो कहता है कि जो प्रिवेंटिव रिलीफ है वो कैसे ग्रांट होता है, प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड, यानी कि जो निवारक अनुतोष होता है, जो निवारक, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि जो निवारक अनुतोष होता है वो किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें कि कौन कौन से व्यादेश होते हैं, वो कब कब ग्रांट किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। किस भागों में डिवाइड किया गया है, 37 में हम देखेंगे। यहाँ पे दिया है कि जो पहला इंजंक्शन होता है क्या होता है, टेम्पोररी होता है, यानी अस्थायी व्यादेश होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये परपेचुअल इंजंक्शन होता है, यानी शाश्वत व्यादेश होता है, ठीक है। अब सेक्शन 37 के फर्स्ट क्लॉज में क्या दिया है कि जो टेम्पोररी इंजंक्शन होता है, जो अस्थायी व्यादेश होता है, वो क्या होता है, ये किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, कुछ निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है, और वो तब तक उसका एग्जिस्टेंस रहता है जब तक कोर्ट अपना फर्दर कोई ऑर्डर ना जारी कर दे, तब तक वो मेंटेन रहता है, बना रहता है, ठीक है। यानी ये देखा जाए कि ये तत्काल रेमेडी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे देखें कि ये किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है। यहाँ पे जानना चाहिए कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो कैसे जारी किया जाता है, तो उसके लिए CPC का प्रोविज़न दिया गया है। CPC के द्वारा जो है टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है और इसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। ऑर्डर 39 रूल 1 से 2 में किसके बारे में दिया गया है, वो टेम्परेरी इंजंक्शन के ग्रांट करने के बारे में दिया गया है। इसके साथ ही साथ हम CPC का सेक्शन 94 का क्लॉज C भी देखेंगे, क्योंकि इन दोनों को हम कनेक्ट कराएंगे और तभी हमें इस चीज़ को मालूम हो जाएगा। क्योंकि जब हम आप प्री के साथ साथ जब आप मेंस में लिखते हो तो आपको वो सारे सेक्शन एक जगह लिखने चाहिए, ताकि एग्जामिनर को इस बात का पता चले कि आपको पूरे सेक्शन के कनेक्शन का ज्ञान आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे
आर्डर 39 रूल 1 से 2 और सेक्शन 94 क्लास सी के तहत टेम्परेरी इंजंक्शन क्या किया जाता है, ग्रांट किया जाता है। इसके बारे में प्रोविजन बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। दूसरा यहाँ पे देखते हैं कि ये जो परपेचुअल इंजंक्शन होता है वो कब इशू किया जाता है, ग्रांट किया जाता है। उसके लिए सेक्शन 37 के क्लास 2 में बताया गया, क्या बताया गया है कि पार्टी को क्या किया जाता है, सुनवाई किया जाता है, यानी पार्टी की हियरिंग की जाती है और उस कंडीशन में वो क्या कहता है, उनके मेरिट पर विचार करता है, यानी उसके गुणावगुण पर विचार करने के बाद जो है वो परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है। यानी स्थायी आदेश पक्षकार के मामले में उनके गुण और अवगुण पर विचार और विमर्श करने के पश्चात कोर्ट क्या करता है, ग्रांट करता है। ठीक है, और ये सेक्शन 38 के तहत ग्रांट किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन होता है वो उसको ग्रांट करने के पीछे कौन सा आधार होता है, क्या ग्राउंड होता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, टेम्परेरी इंजेक्शन जो ग्रांट होता है उसके पीछे 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं, 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। क्या सिद्धांत है? पहला सिद्धांत है कि प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए, यानी कि प्रथम दृष्टया मामला बनना चाहिए। इंजेक्शन का प्रथम दृष्टया मामला बनना जरूरी है। अगर न्यायालय को लगता है कि प्रथम दृष्टया मामला नहीं है तो वहाँ पे कोर्ट टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट नहीं करेगा। तो पहला क्या होगा कि वो प्राइमा फेसाई केस बनना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा दे रहा है कि इरिपेरेबल इंजरी, यानी कि अपूर्णीय क्षति है। अगर ये इंजेक्शन इशू ना किया गया तो प्लेंटिफ को अपूर्णीय क्षति, ऐसी क्षति होगी जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। उस कंडीशन में कोर्ट को क्या करता है, कोर्ट क्या है कि वो टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करता है, क्योंकि अगर इसको ग्रांट ना किया जाएगा तो प्लेंटिफ को क्या होगी, क्या दिया है, इरिपेरेबल इंजरी होगी। ठीक है, यानी अपूर्णीय क्षति होगी। जो तीसरा ग्राउंड दिया गया है वो क्या है कि वो देखा जाता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखा जाता है, यानी सुविधा का संतुलन क्या वादी के पक्ष में है। यानी क्योंकि जब कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करता है वो देखता है कि इंजंक्शन से वादी को क्या रिलीफ मिल सकता है और प्रतिवादी को कितना नुकसान हो सकता है, यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को हित को ध्यान में रखते हुए ये टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है। लेकिन जब सुविधा का संतुलन जो होता है वादी के फेवर में होता है, प्लेंटिफ के फेवर में होता है, तो टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करने का एक अच्छा आधार माना जाता है, एक अच्छा ग्राउंड माना जाता है। तो ये तीन ग्राउंड हैं जब कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करते समय क्या करता है, विचार में लेता है, उसके क्या करता है, डिस्क्रिशन देखता है। ठीक है, तो ये 3 ग्राउंड है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि अगर कोर्ट ने टेम्परेरी इंजेक्शन इशू कर दिया, ग्रांट कर दिया, तो अगर वो फिर उसकी अपील होगी कि नहीं होगी। कभी कभी ये क्वेश्चन प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे जानना जरूरी है। तो यहाँ पे दिया है कि अगर कोई ऐसा टेम्परेरी इंजेक्शन जो आर्डर 39 रूल 1 या 2 के तहत वो क्या किया गया, ग्रांट किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में आर्डर 43 रूल 1 में इसके अपील के बारे में प्रोविजन बनाया गया है, यानी कि ऐसे ऑर्डर की क्या हो सकती है, अपील हो सकती है। कहाँ पे होगी, आर्डर 43 रूल 1 में। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है और कई बार मेंस के एग्जाम में बिहार में, यूपी में कई बार पूछा गया है कि अगर क्या कोर्ट को टेम्परेरी इंजंक्शन इशू करने का इनहेरेंट पावर भी है, क्या न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति है कि वो अस्थायी भी आदेश जारी करें। तो आप जनरली पता है हमें कि सेक्शन 151 में जो इनहेरेंट पावर दी गई है कोर्ट को, वो उस कंडीशन में दी गई है कि जहाँ पे किसी के बारे में कोई एक्सप्रेसली कोई प्रोविज़न ना बनाया गया हो, वहीं पे कोर्ट इनहेरेंट पावर का यूज़ करता है, वहीं पे इसकी जो है पावर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस पर एक लैंडमार्क केस है। कौन सा केस है, मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल का केस है। ये 1962 सुप्रीम कोर्ट का केस है और ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, जिसमें ये प्रश्न आया था कि क्या कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन की कंडीशन में अपने इनहेरेंट पावर का
इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि कोर्ट को इनहेरेंट पावर है, टेम्परेरी इंजंक्शन इशू करने की भी इनहेरेंट पावर है। और ऐसे मामले जो जहाँ पे कोर्ट आर्डर 39 और रूल 1 और 2 के, ऐसे मामले जो आर्डर 39 रूल 1 और 2 के बाहर हैं, बियॉन्ड हैं, वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी कोर्ट को इनहेरेंट पावर है, टेम्परेरी इंजेक्शन कोर्ट ग्रांट कर सकता है। तो ये आपका सेक्शन 37 के तहत जो बताया गया है उसको सीपीसी के तहत गवर्न होता है, वो क्लियर हो गया है। अब हम आपको अब यहाँ पे सेक्शन 38 को देखते हैं कि सेक्शन 38 में क्या दिया है कि परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट होगा। लेकिन इसके पहले भी जानते हैं कि ये चैप्टर 8 में दिया गया है, ठीक है। चैप्टर 8 में क्या दिया है, वो स्थायी व्यादेश के बारे में दिया है, यानी कि परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट होगा वो उसके लिए चैप्टर 8 प्रोविजन किया गया है, ठीक है। उसकी क्या शर्तें हैं, कब ग्रांट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेक्शन 8 में दिया गया है कि ये जो प्लेंटिफ है, यानी कि जो वादी है, उसके फेवर में क्या हो, कोई ऑब्लिगेशन क्या किया जाए, एग्जिस्ट करता हो और वो ब्रीच किया गया हो, भंग किया गया, मतलब वादी के फेवर में कोई व्यक्ति की बाध्यता हो और उसका अस्तित्व हो और उसने क्या किया, ऐसी बाध्यता का भंग किया हो, तो ऐसी कंडीशन में प्लेंटिफ को ये अधिकार है कि कोर्ट से क्या करने के लिए, क्या स्थायी व्यादेश अनुदत्त करने के लिए कोर्ट से मांग कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि किन कंडीशन में जो परपेचुअल इंजंक्शन है वो ग्रांट होता है। इसके तीसरे क्लॉज में दिया गया है कि कब जो है वो परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट होता है। पहला दे रहा है कि यहाँ पे कि जो प्रतिवादी है, यानी जो रिस्पॉन्डेंट है, वो क्या हो, वो प्लेंटिफ का ट्रस्टी हो, यानी प्लेंटिफ को क्या हो, किसी प्रॉपर्टी का क्या हो, न्यासी हो। उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ये परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट होगा कब, जब रिस्पॉन्डेंट क्या हो, प्लेंटिफ के किसी प्रॉपर्टी का क्या हो, ट्रस्टी अपॉइंट किया गया हो। तो ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरा दे रहा है कि where there is no standard for the ascertaining the actual damage, जहाँ पे कोई मानक विद्यमान ना हो कि कितना वास्तविक नुकसान हुआ है, जहाँ पे कोई मानक ना हो, जहाँ कोई एक क्राइटेरिया ना बनाई जा सके, वहाँ पर भी क्या होगा, वहाँ पर भी परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा, ठीक है। कोई मानक विद्यमान नहीं है, ठीक है। तीसरी कंडीशन में कह रहा है कि वेयर द कंपनसेशन इज इन मनी, यानी जहाँ पे प्रतिकर क्या है, धन के रूप में है, ठीक है। और जहाँ वेयर द कंपनसेशन इज इन मनी एंड यहाँ पे देखिए एंड विच वुड नॉट अफोर्ड एडिकेट रिलीफ, और जहाँ पे क्या है कि जहाँ पे प्रतिकर धन के रूप में हो और वो उसका निर्धारण जो है क्या है, वो यथायोग्य प्रतिकर ना हो, यथायोग्य अनुतोष ना दे सके, वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी परपेचुअल इंजंक्शन यानी कि स्थायी व्यादेश कोर्ट क्या करेगा, ग्रांट करेगा, अनुदत्त करेगा, ठीक है। ये तीन कंडीशन हो गई। और जो फोर्थ कंडीशन है वो क्या कहता है कि जहाँ पे बहुत से वाद हों, वादों की बहुलता को रोकना, टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी जहाँ पे कई वाद हो, न्यायिक कार्रवाइयों को रोकने के लिए, किस बात के लिए, ताकि बहुत से ज़्यादा वाद ना हो, उनको रोकने के लिए यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है, वो परपेचुअल इंजंक्शन जारी कर सकता है, ग्रांट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये सेक्शन 39 में क्या कहा गया है, ठीक है। ये सेक्शन 39 जो मैंडेटरी इंजंक्शन की बात करता है, यानी कि किसकी बात करता है, आज्ञापक व्यादेश की बात करता है कि आखिर आज्ञापक वो कौन सा व्यादेश होगा जहाँ पे कोर्ट को क्या करना, वो अनुदत्त करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, अगर किसी कोर्ट में क्या दिया है कि प्रिवेंट करना है किसी भंग को, किसी ऑब्लिगेशन के
ब्रीच को यानी बाध्यता का जो भंग है उसको प्रिवेंट करना हो और कोर्ट जो है ऐसा करने के लिए कैपेबल है, समर्थ है, तो इस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा, मैंडेटरी इंजंक्शन इशू करेगा, मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट करेगा। ये 39 है, आपको बस इतना ही देखना है क्योंकि ये पीके पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, ठीक है, और इसमें ऐसा फैक्ट भी नहीं है कि आप मेंस के लिए उसके लिए तैयार होइए, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेक्शन 40 हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 40, क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है और इसमें जो है वो 2018 में अमेंड भी किया गया है, संशोधन भी किया गया है। तो अभी हम यहाँ पे आपको ये बताना चाहेंगे कि जो इंजंक्शन है वो कब क्या हो जाता है, रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, कब नामंजूर कर दिया जाता है। इसके लिए क्या कंडीशन दी गई है, कंडीशन दी गई है सेक्शन 40 में यानी धारा 40 में दी गई है। तो पहली कंडीशन दी गई है कि कब कोर्ट जो है वो इंजंक्शन देना मना कर देगा। फर्स्ट कंडीशन दिया कि न्यायिक कार्रवाई की अभियोजन से अवरुद्ध करने के लिए। इसका मतलब क्या है, किसी पर्सन को जुडिशियल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए क्या करता है कि अगर वो करता है, कोर्ट में एप्लीकेशन देता है कि उस दूसरे व्यक्ति को आप रोक दीजिए क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट जो है ये क्या कर रहा है, वो सूट फाइल करने जा रहा है, तो कहा जाता है कि कोर्ट यहाँ पे क्या कर देगा, उसके इंजंक्शन को क्या कर देगा, रिफ्यूज़ कर देगा, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में दे रहा है कि जहाँ पे किसी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे न्यायालय में जो उसके अधीनस्थ नहीं है, ठीक है, अब क्या करता है, नहीं है, कार्रवाई को संस्थित या अभियुक्त करने के लिए एप्लीकेशन देता है। क्योंकि ऐसे कोर्ट में ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऐसे कोर्ट में देता है, जो ऐसा कोर्ट जो इंजंक्शन देने में समर्थ है वो क्या उसके अधीनस्थ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर देगा, इस कोर्ट को क्या कर दिया जाएगा, कोर्ट क्या करेगा, वो उसको उस पर्सन के इंजंक्शन को रिफ्यूज़ कर देगा, नामंजूर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्लॉज हो गया। अब देखते हैं सी क्लॉज में क्या दिया है कि किसी विधायी निकाय के विरुद्ध आवेदन करने से अवरुद्ध करने के लिए, मतलब कोई किसी लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट अगर कोई व्यक्ति एप्लीकेशन देने जा रहा है और कोई व्यक्ति कहता नहीं साहब आप इसको रोक दीजिए, तो वहाँ पे कहता है कि कोर्ट क्या करेगा, उसके इंजंक्शन को रिफ्यूज़ कर देगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का राइट है, वो एप्लीकेशन तो दे सकता है, ठीक है, लेकिन आप उसको रोकने के लिए किसी कोर्ट से इंजंक्शन आप नहीं ग्रांट करवा सकते हो। यहाँ पर ये सी क्लास हो गया, ठीक है। यहाँ पे डी क्लास दे रहा है कि किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में कोई कार्रवाई संस्थित करने से अवरुद्ध करने के लिए, मतलब अगर ए और बी के बीच में कोई क्रिमिनल केस होता है, कोई क्राइम होता है, तो अब ए कहता है कोर्ट से साहब आप बी को रोक दीजिए क्योंकि वो हमारे खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करने जा रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति को इंजंक्शन देने से मना कर देगा, रिफ्यूज़ कर देगा, ठीक है। ये आपका डी वाला क्लास भी हो गया, ठीक है। अब ई क्लास में देखते हैं क्या दे रहा है, किसी ऐसी संविदा का भंग निवारित करने को जिसका विनिर्दिष्ट पालन प्रवर्तनीय नहीं है। अब मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो गया, ब्रीच हो गया, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है ऐसे व्यक्ति के फेवर में वो क्या करेगा, इंजंक्शन क्या करेगा, रिफ्यूज़ कर देगा, नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपका ई क्लास हो गया। एफ में क्या दिया हुआ है, एफ में दिया गया है कि किसी ऐसे कार्य जो न्यूसेंस के आधार पर है। अब मतलब कोई व्यक्ति क्या करता है कि उसे किसी चीज़ की न्यूसेंस की शिकायत है कि भाई यहाँ पे न्यूसेंस हो रहा है, और वो कोर्ट में ये इंजेक्शन के लिए एप्लीकेशन देता है, फाइल करने के देता है कि साहब वहाँ पे क्या है, ये इंजेक्शन दे दीजिए क्योंकि वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। लेकिन वास्तव में जिसके आधार पे वो इंजेक्शन लेना चाहता है वो क्या है, वो युक्त तौर पर स्पष्ट नहीं है कि वो न्यूसेंस हो जाएगा। इस चीज़ के लिए क्लियर क्या है, रीजनेबल ग्राउंड नहीं बन रहा है कि जिस कार्य को न्यूसेंस मान के वो चाहता है वो न्यूसेंस हो जाएगा, इसलिए क्या करेगा, कोर्ट जो है उसके इंजेक्शन को रिफ्यूज़ कर देगा, ठीक है। उसके बाद जी ग्राउंड में क्या दिया गया है कि ऐसे चालू रहने वाले भंग को, कोई ऐसा भंग है, कोई ऐसा ब्रीच है जो कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको रोकने के लिए, ठीक है, और ऐसे में क्या है, उसमें जो प्लेंटिफ है वो ऑलरेडी उसमें क्या हो गया है, उपमत हो गया है, सहमत हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में उसे जो है कोर्ट इंजेक्शन देने से मना कर देगा, रिफ्यूज़ कर देगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे एच में देखते हैं कि 41 के एच क्लॉज में क्या दिया गया है। इसमें दे रहा है कि न्यास भंग को छोड़कर, यानी न्यास भंग का मतलब क्या होता है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को छोड़ करके
जो भी और भी प्रभावकारी अनुतोष हैं, ठीक है, जिन्हें निश्चय पूर्वक अभिप्राप्त किया जा सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है, उनको भी कोर्ट क्या करेगा, रिफ्यूज़ कर देगा। क्योंकि वो न्यास भंग यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अलावा और भी जो इंजंक्शन जिन्हें आराम से प्राप्त किया जा सकता है, उनको कोर्ट क्या करेगा, अगर ऐसी कंडीशन में वो मांग की गई हैं, उनको कोर्ट क्या करेगा, देने से रिफ्यूज़ कर देगा, मना कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एच में ए पार्ट जोड़ा गया है 2018 में, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एच में ए पार्ट जोड़ा गया है 2018 में, क्या कहता है कि कोई ऐसी अवसंरचनात्मक परियोजना है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है, कैसी है, चाहे वो रेल के बारे में हो सकती है, नहर के बारे में, बिजली सड़क के बारे में, मतलब उसका निर्माण चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी प्रगति या पूरा होने की अड़चन आती है, उसका पूरा नहीं हो पा रहा है, कुछ काम रह गया है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर इसके नाते क्या होता है, अगर उसको रोक देने पे उसके हस्तक्षेप होता है, जो सर्विस में क्या होता है, उसमें इंटरफियर होता है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा, जो है वो इंजंक्शन देने से मना कर देगा, रिफ्यूज़ कर देगा। क्योंकि कोर्ट का ये भी आदेश है कि कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो जनता के वेलफेयर के लिए होती है, उनको कोर्ट रोकने का आदेश नहीं देगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इसको रोकना चाहेगा तो कोर्ट क्या करेगा, उसको इंजेक्शन देने से रिफ्यूज़ कर देगा, मना कर देगा। ठीक है, अब लास्ट इसमें जो लास्ट कॉलम है उसमें हम देखते हैं कि ये क्या दिया हुआ है कि अब मान लीजिए क्या है कि जो वादी है, जो प्लेंटिफ है, उसका या उसके रिप्रेजेंटेटिव का, यानी जो उसके अभिकर्ता हैं, एजेंट जो हैं, वो क्या है, उनका कंडक्ट, उनका आचरण ऐसा है जिसे कोर्ट खुद उन्हें क्या कर दे, डिसइंटाइटल कर दे, उन्हें अयोग्य कर दे, निर्धारित कर दे। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या है, वो इंजंक्शन देने से रिफ्यूज़ कर सकता है, मना कर सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वादी और उनके अभिकर्ता का खुद का आचरण ही इस तरीके का है कि जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि इन्हें रिलीफ देना ज़रूरी नहीं, इन्हें इंजेक्शन देना ज़रूरी नहीं, तो क्या करेगा, वो उसको रिफ्यूज़ कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सेक्शन 42 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहता है कि इंजंक्शन टू द परफॉर्म ऑफ नेगेटिव एग्रीमेंट, यानी नकारात्मक करार के पालन के बारे में क्या होगा। अब जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए कभी क्या होता है कि दो प्रकार का करार होता है। क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एग्रीमेंट होता है, एक नेगेटिव एग्रीमेंट होता है। तो उस कंडीशन में ये कह रहा है कि जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जहाँ पे दो व्यक्तियों ने एक पॉजिटिव एग्रीमेंट किया है और नेगेटिव एग्रीमेंट किया गया, कहाँ के तहत, 41E के तहत। यहाँ पे देखें 41E क्या दिया है कि 14 दिया कि ऐसी संविदा का भंग निवारित करने को जिसका पालन प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि सेक्शन 14 में क्या दिया है SRA एक्ट में कि कुछ ऐसी संविधाएं हैं जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। तो प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक क्या है, एक गायक है, सिंगर है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर होटल में, मान लीजिए होटल का नाम क्या है, कान्हा श्याम होटल है, वहाँ पे वो कहता है कि गाना गाने की संविदा करता है एक रात के लिए, 1 नाइट के लिए। ठीक है, अब वो और दूसरे फिर वो क्या करता है कि उसी के 1 घंटे बाद जो है किसी दूसरे होटल यानी हर्ष होटल में भी वो गाना गाने की क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी कि पहले वो कान्हा श्याम में, दूसरे जो है वो 1 घंटे बाद उसी दिन हर्ष होटल में करता है। तो अब यहाँ पे दिया कि अगर वो उस दिन जो है सिंगर जो है बीमार हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि अब वो क्या कर सकता है कि जो कान्हा श्याम होटल का जो मैनेजर है वो क्या कर सकता है, इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता है कि वो जा करके उस दिन गाना गाए। क्यों, क्योंकि इसका ये पर्सनल क्वालिफिकेशन है, सेक्शन 14 मना करती है। लेकिन सेक्शन 42 कहता है कि अब वो हर्ष होटल के लिए यानी जो नेगेटिव एग्रीमेंट है उसमें उसको गाना ना गाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंजंक्शन ग्रांट कराया जा सकता है। और कोर्ट जो है नेगेटिव एग्रीमेंट के लिए इंजंक्शन क्या करता है, ग्रांट कर सकता है कि ठीक है, आप अगर कान्हा श्याम होटल में नहीं गाना गाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप लेकिन आप वहाँ भी नहीं गा सकते हैं।
कहाँ पे? आप दूसरे होटल में जो 1 घंटे बाद यानी कि होटल हर्ष में भी आप गाना नहीं गा सकते हैं। तो मेन सेक्शन 42 का ये दिया है कि नकारात्मक करार के पालन का भी आदेश आपको करना होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट जो आप नहीं कर पाते हैं परफॉर्म में। तो जो निगेटिव है यानी कि आपको दूसरे होटल में गाना ना गाने के लिए रोका जा सकता है, इंजंक्शन इशू किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपका सेक्शन 42 हो गया। अब यहाँ आपको पता ही है कि सेक्शन 43 और 44 को क्या कर दिया गया? रिपील्ड कर दिया गया है। और मैंने लास्ट पार्ट 1 लेक्चर में बताया गया है कि किस एक्ट के द्वारा उसे रिपील किया गया है। तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। और ये सेक्शन 43, 42 पर 44 पर ही पूछ सकता है कि कौन कौन से सेक्शन रिपील्ड किए गए हैं और किस में क्या किया गया, और साथ के साथ 42 पर एक प्रॉब्लम भी बन सकती है। तो आप इसको अगर अच्छे से आप देखेंगे ध्यान से तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू।